हेलो गाइस, आज हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे 12th बोर्ड क्लास हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, सभी टाइप के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है एसिडिटी ऑर्डर। एग्ज़ाम में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे कि 3-4 कंपाउंड दे रखे होते हैं और फिर उनको आपको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो दोस्तों, आज मैं एसिडिटी की एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि विद इन 10 सेकेंड आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उस ट्रिक को जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ वो ट्रिक भी आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली एसिडिटी होती क्या है। गोलगप्पे खाने के बाद जो पेट में गुड़गुड़ होती है, उस एसिडिटी की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी की बात कर रहे हैं। तो हम सभी को पता है कि बेसिकली एसिडिटी वर्ड बना किससे है? एसिड से ही तो बना है। और एसिड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनमें H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, H+ आयन को ही प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें H+ आयन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम बोल सकते हैं एसिड गिव्स H+ आयन। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो H+ आयन देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। और एसिड से ही कौन सा वर्ड बना है? एसिडिटी बना है। एसिड होते हैं जो H+ आयन देते हैं। तो एसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि H+ आयन देने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, उस कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो एसिडिटी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? एसिडिटी का सिंपल सा मतलब हुआ टेंडेंसी टू गिव H+ आयन। क्लियर? अगर कोई कंपाउंड H+ आयन ईजीली दे रहा है, फास्ट दे रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। और अगर कोई कंपाउंड H+ आयन आसानी से नहीं दे रहा है, यानी कि H+ देने की टेंडेंसी कम है, तो हम बोलेंगे उस कंपाउंड की एसिडिटी बहुत ही कम है। क्लियर? तो हम ये देख चुके हैं कि एसिड क्या होता है और एसिड के बेस पर एसिडिटी का क्या मतलब होता है। क्लियर? अब देखिएगा, अब एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है जो कि पूरी ऑर्गेनिक में आपके काम आएगा कि हर कंपाउंड क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई किस लिए कर रहे हैं? आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ? स्टेबल होने के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। चाहे कोई भी कंपाउंड हो, उसमें स्टेबल होने की टेंडेंसी पाई जाती है। क्लियर? और अगर मैं स्टेबिलिटी और चार्ज के बीच में रिलेशन पूछूं, तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है ना? तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। ये चीज़ हमें पता है। कहने का मतलब, अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, या मैं कहूँ चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? और हमें पता है चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज बढ़ते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया या नहीं? क्लियर? ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसी के बेस पर आप एसिडिटी ऑर्डर निकाल लेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से आप ट्रिक आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए आपको पहले ये मैं बेसिक बातें क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, तो देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। आपको क्या निकालना है? इनका एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है। ठीक है, इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा है और इस कंपाउंड में CH3 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? एसिडिटी का ऑर्डर निकालना। ऑर्डर का मतलब किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और किसकी एसिडिटी कम होगी। तो देखिए, हमें पता है कि दोनों ही फिनॉल डेरिवेटिव है ना? बेंजीन के ऊपर OH को अपन क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो अब देखिए, फिनॉल एसिडिटी शो करता है,
बिल्कुल करता है। क्या फिनॉल में H+ आयन देने की टेंडेंसी है? बिल्कुल है। H+ आयन कहाँ से देगा? ये OH में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ से H+ के रूप में निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, है ना। एसिडिटी कौन कौन शो करते हैं? एक तो एल्कोहल शो करता है, फिनॉल शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। तो एसिडिटी के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो या तो उसमें एल्कोहल होगा या फिनॉल होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। ये तीनों ही एसिडिटी शो करते हैं क्योंकि इन तीनों में ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए तीनों टाइप के कंपाउंड एसिडिटी शो करते हैं। क्लियर? तो एसिडिटी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? या तो आएगा एल्कोहल से, या फिर आएगा फिनॉल से, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में ही H+ आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। H+ आयन देने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी? जब उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले किसी एटम से जुड़ा हुआ हो। हमें पता है कि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो क्या होगा? अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या छोड़ के जाएगा? छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर तो नहीं जा सकता, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों की कमी के साथ निकलेगा, और कमी के साथ निकलेगा तो यानी कि हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो एसिडिटी तभी शो कर सकता है जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, जैसा कि होता है एल्कोहल में, फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। इन तीनों में ही हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसलिए वहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में आसानी से निकल सकता है। और H+ देने की टेंडेंसी ही तो क्या कहलाती है? एसिडिटी कहलाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? तो देखिए, जैसे ही ये H+ यहाँ से निकला तो H+ निकलने पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? कौन सा एनायन बन जाएगा? O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ठीक इसी तरीके से ये दूसरा कंपाउंड भी एसिडिटी शो करेगा। यहाँ से जब H+ निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप जुड़ा है। क्लियर? अब एक बात तो आप समझ गए होंगे, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, कि जब भी किसी कंपाउंड से H+ निकलेगा तो जहाँ से जिस एटम से H+ निकल रहा है वहाँ पे हमेशा कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? अब इधर देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? देखिए, बेंजीन प्लस OH, बेंजीन और OH, ये तो दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में तो NO2 ग्रुप जुड़ा है और सेकंड वाले ग्रुप में CH3 ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो NO2 ग्रुप होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और CH3 यानी अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट का पता होना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का पता होना चाहिए और रेजोनेंस का पता होना चाहिए। रेजोनेंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। और कम से कम इतना तो आप ध्यान ही रखिए कि NO2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है और CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है ना। कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, तो ये कंपाउंड भी स्टेबल होना चाहता है, ये कंपाउंड भी स्टेबल होना चाहता है। ठीक है? अब देखिएगा, H+ निकलने से ये वाला कंपाउंड बना, तो हम इसे क्या बोलेंगे?
इस कंपाउंड का क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखना, ये कंपाउंड स्टेबल होना चाह रहा है। अगर H+ देने के बाद में जो कंपाउंड बना, ये जो एनायन बना, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि हर कंपाउंड क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड की, इस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। और ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा कैसे, H+ देके ही तो होगा। यानी कि इस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। यानी कि इस कंपाउंड में H+ देकर इस कंपाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। यानी कि इस कंपाउंड में H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि H+ देके तो इसमें कन्वर्ट होगा। और जैसे इस कंपाउंड में H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि H+ देने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। क्योंकि हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल। क्लियर। जैसे कि अगर ये मार्कर है, आपने मुझे बोला कि सर ये मार्कर आप हमें दे दीजिए, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, तो मुझ में ये मार्कर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी, बिल्कुल सही, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मार्कर देने के बाद में पैसे मुझे मिल रहे हैं, जिसके कारण मेरी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करना है। H+ देने से अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो आसानी से H+ दे देगा, मैं आसानी से मार्कर दे दूंगा, है ना। यानी कि मेरे मार्कर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें इस कंपाउंड में H+ देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। अब देखिए, सेम का सेम कॉन्सेप्ट इस पर भी लागू होता है। अगर ये सेकेंड कंपाउंड H+ देने के बाद में स्टेबल हो रहा है, यानी कि ये एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड इस एनायन में आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि कन्वर्ट होने के बाद ये स्टेबल हो रहा है। तो इसमें H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। तो हमें क्या देखना है कि अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा आसानी से H+ देकर। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो ये कंपाउंड H+ देकर इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, ये जो एनायन बने हैं, कॉन्जुगेट बेस बने हैं, उनकी स्टेबिलिटी देख लेनी है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये कंपाउंड H+ फास्ट देकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इस कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इस एनायन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई तो ये वाला कंपाउंड H+ देकर इस कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि इसमें H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये कंपाउंड यानी सेकेंड कंपाउंड एसिडिक ज़्यादा होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यानी हमें तो इन एनायंस की, जो कि कैसे बने, H+ के निकलने से बने हैं, यानी कि H+ के निकलने से जो एनायन बनते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, उसकी आप स्टेबिलिटी देख लो। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो फर्स्ट कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और अगर ये सेकंड एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये सेकंड कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब देखिए, यानी हमें क्या करना है, इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है, यानी इन एनायंस की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है, क्लियर। और स्टेबिलिटी चेक कैसे करोगे, हमें पता है स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज होता है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज कम होगा या ज़्यादा, देखेगा। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जबकि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी CH3 क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी O- पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये दे रहा है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज ही तो पाया जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, CH3 चूँकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो O- पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यानी नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा। ये किसका ऑर्डर निकाला हमने, स्टेबिलिटी का। किसका ऑर्डर निकाला, स्टेबिलिटी का। समझ में आया ये बात, क्या कहा मैंने कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस फर्स्ट कंपाउंड पे देखिए, फर्स्ट एनाइन पे देखिए, NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O- पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी नेगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज ही तो पाया जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा और इसकी कम है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है, तो ये कंपाउंड इसमें ज़्यादा कन्वर्ट होना चाहेगा, और ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा कैसे, H+ आयन देकर ही तो होगा, यानी इस कंपाउंड में H+ देने की टेंडेंसी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो फर्स्ट कंपाउंड की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन, सेकेंड कंपाउंड के कंपैरिजन में। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो ये वाला कंपाउंड इसमें कम कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी इसमें H+ निकालने की टेंडेंसी कम होगी, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब देखिए, ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, कॉन्सेप्ट से समझा दिया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ गए होंगे कि जो भी कंपाउंड दे रखे हैं वहाँ से आप H+ निकाल कर उनका कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए, यानी एनाइंस बना दीजिए, यानी जहाँ से H+ निकलेगा वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, यानी एनाइन बन जाएंगे। अब क्या करोगे आप, ये जो एनाइन बने हैं इनकी स्टेबिलिटी देख लो। अब जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए, जैसे इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसके रेस्पेक्टिव कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप जो भी कॉन्जुगेट बेस बनाए, जो भी एनाइन बना, उसकी स्टेबिलिटी निकाल लो। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब इस ट्रिक को हम लिख लेते हैं, देखिए कैसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए तो ट्रिक कैसे बनी, इसी कॉन्सेप्ट से देखिए ट्रिक बना देते हैं। देखिए क्या कहा मैंने कि जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, H+ निकाल कर उसका कॉन्जुगेट बेस बना दोगे, और कॉन्जुगेट बेस में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं ट्रिक की, ये ट्रिक आपके बड़ी काम आएगी भाई। क्या करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमूव H+ आयन, रिमूव H+ आयन, H+ आयन को रिमूव कर दो, तो जहाँ से रिमूव हुआ वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज विल अपीयर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज यानी कॉन्जुगेट बेस की क्या कर लोगे, स्टेबिलिटी निकाल लोगे, और अगर इस कॉन्जुगेट बेस यानी एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड की एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज आने पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, यानी इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस ये है, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस ये है। एसिड H+ निकाल कर कॉन्जुगेट बेस बनाता है, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस यानी कि मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज, अब समझ गए, नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा होगी एसिडिटी क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा हो जाएगी।
एसिडिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये है भैया ट्रिक। क्या ट्रिक है, जब भी एसिडिटी का क्वेश्चन है आप क्या करोगे, H+ निकाल दोगे, जहाँ से H+ निकला हुआ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप ध्यान रख लीजिए, स्टेबिलिटी निकाल दीजिए, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पे तो हम एसिडिटी की बात करेंगे और कॉन्जुगेट बेस में हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, या हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे और स्टेबिलिटी निकाल कर हम इनकी एसिडिटी निकाल देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? देखिए क्वेश्चन करते हैं, आप खुद बताइएगा मुझे। अब इस ट्रिक से अगर आप समझ गए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे 12th हो, नीट हो, जेई हो। ठीक है, जैसे देखिएगा वही एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है आपको, वही एसिडिटी का आपको ऑर्डर निकालना है। क्लियर? देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। CH3 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 OH देखे होंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन आपने, अभी तक क्वेश्चन रटे होंगे, आंसर रटे होंगे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट लगाइए और देखिए सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है ना, और सब में OH 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 है। और हमें पता है कि एल्कोहल में ये जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये एसिडिटी शो करेगा। यानी कि OH में यानी अल्कोहल में H+ आयन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तीनों ही H+ आयन देंगे, तीनों ही एसिडिटी शो करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम एसिडिक कौन होगा। समझ गए? देखिए अब इधर ये तो पता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या होता है। देखिए अल्कोहल में मैन हीरो कौन होता है, OH ग्रुप ही होता है। तो मैन हीरो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से हम उस अल्कोहल की डिग्री डिसाइड करते हैं। देखिए वापस सुनिए, OH जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, मैन हीरो OH जिस कार्बन से जुड़ा वो आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, 2 से, तो ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ मिथेनॉल की, मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जो मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल CH3OH है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है। अब हम कॉन्सेप्ट की नहीं, अब हम डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक कहती है, H+ आयन रिमूव कर दो और H+ आयन के रिमूव करने से कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, जिसमें कौन सा चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जहाँ से H+ निकला हुआ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से H+ निकाला तो क्या बने, CH3 और O से H+ जा रहा है ना, तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जहाँ से H+ निकला उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से भी H+ निकाल दो तो क्या बन जाएगा, CH3O माइनस, और 1 डिग्री अल्कोहल में से भी H+ निकालो तो क्या बन जाएगा, CH3CH2O माइनस। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब क्या करना है कि नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप इनकी क्या निकाल दो, स्टेबिलिटी निकाल दो। अब आप क्या निकालोगे, इनकी स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम इनकी क्या निकालेंगे, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी निकालना हमें आता है। देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें 3 CH3 ग्रुप है, सेकंड वाले कंपाउंड में 2 CH3 ग्रुप है और इसमें 1 CH3 ग्रुप है। और हमें पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड में 3 CH3 है तो तीनों CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे, सेकेंड कंपाउंड में 2 CH3 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, और फर्स्ट में 1 CH3 है तो 1 ही देगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कंपाउंड में यानी फर्स्ट कॉन्जुगेट बेस में 3 CH3 है। अब 3 CH3 है तो तीनों ही CH3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे।
3 CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस O माइनस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज ही तो होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड वाले कंपाउंड की। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? थर्ड वाले में क्या होगा, एक CH3 है तो थोड़े कम इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज कम बढ़ेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वापस देखिए, 3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ही तो होता है, हमें पता है। तो 3 CH3 दे रहे हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो O माइनस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हमने क्या बोला कि स्टेबिलिटी निकाल ली इन तीनों की। अब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इसके रेस्पेक्टिव जो कंपाउंड है इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आया, 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप इस ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल से, एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इन तीनों से पूछे जाते हैं। अब इधर देखिए, अगर इन तीनों की ही एसिडिटी का कंपैरिजन करना हो तो आप कैसे करेंगे? कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं एसिडिटी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिनॉल की और अल्कोहल की, तो आपको मुझे ये बताना है कि इन तीनों में एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हो। क्या समझ गए हो? ये ट्रिक आप समझ चुके हैं आसानी से, बस ये ट्रिक फॉलो करनी है आपको, तो आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल वर्सेस अल्कोहल की बात कर लेते हैं। फिनॉल और अल्कोहल में ज़्यादा स्टेबल यानी कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो देखिए ट्रिक क्या कहती है, ये भी H+ निकाल सकता है, ये भी H+ निकाल सकता है, तो जहाँ से H+ जाएगा वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जहाँ से भी H+ निकलेगा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिनॉल से जब H+ निकलता है तो ये कंपाउंड बन जाएगा, O के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो फिनॉल से H+ निकलने के बाद क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड आयन। और अल्कोहल से जब आप H+ निकालोगे तो अल्कोहल से H+ निकलने के बाद RO- बन जाएगा, और इसी RO- को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन। फिनॉल से H+ निकालोगे तो फिनॉक्साइड आयन, और अल्कोहल से H+ निकालने के बाद एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ट्रिक क्या कहती है कि H+ निकाल दो, जहाँ से H+ निकाला हुआ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो, अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ तो अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। यही ट्रिक हम फॉलो करते आ रहे हैं, है ना, कि H+ निकालो नेगेटिव चार्ज आएगा, अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा, ख़त्म। क्लियर? अब हम देखते हैं कि सारा खेल है फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का। अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ एल्कोक्साइड आयन से तो हम बोलेंगे फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल, और अगर एल्कोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ फिनॉक्साइड आयन से तो हम बोलेंगे एल्कोहल इज़ मोर एसिडिक दैन फिनॉल। क्लियर? तो सारा खेल किसका है, इन दोनों की स्टेबिलिटी का। अब आपको पता है, क्या पता है कि फिनॉक्साइड आयन में तो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन में होगा रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा
किस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं उसकी ट्रिक मैं वहाँ पे बता चुका हूँ, तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन जाएगी। और ये भी आपको पता है कि जहाँ जहाँ रेजोनेंस होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो फिनॉक्साइड आयन में तो रेजोनेंस होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस होने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। यहाँ पे कैसे रेजोनेंस हो सकता है? नहीं रेजोनेंस हो सकता, जबकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई? फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई किससे? एल्कोक्साइड आयन से। तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हुआ तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। किसके कंपैरिजन? अल्कोहल के कंपैरिजन। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन इज get stabilized due to resonance। ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप फिनॉक्साइड आयन की तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 12th क्लास में कि फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसकी भी बना लेना भैया, है ना, बनानी आनी चाहिए आपको। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है तो वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। तो आप क्या बोलेंगे कि फिनॉल में H+ निकलने से जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है, इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल की तुलना में। क्लियर? तो एक रीज़न तो ये हो गया कि फिनॉक्साइड आयन में तो रेजोनेंस होता है जबकि एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, दूसरे एक और रीज़न देखना, आप खुद ही बता दोगे। ये जो R यानी अल्काइल ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगर R यानी अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो O- पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी एल्कोक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन की तुलना में कम स्टेबल क्यों है? पहला तो एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं पाया जाता, और दूसरा एल्कोक्साइड आयन में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसके कारण इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? तो ये तो हमने देख लिया फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल की तुलना में। ठीक है, अब हम कंपेयर कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की। तो देखिए सारा खेल वही है, यहाँ से भी H+ निकालो, ट्रिक यही बोलती है ना हमारी, जहाँ से H+ निकला वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, RC डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, तो RC डबल बॉन्ड O- अलग तरीके से लिखा है, बाकी वही चीज़। ठीक है, एल्कोहल से H+ निकलने से एल्कोक्साइड आयन, फिनॉल से H+ निकलने से फिनॉक्साइड आयन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकलने से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन। समझ गए? तो हमने क्या किया है, H+ निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या कर दोगे? स्टेबिलिटी देख लो। अब हम कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे। अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा विथ कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बताओ भाई क्या लगता है आपको? अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये तो आप समझ रहे हो, रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सोच के बताएं। बिल्कुल होगा। ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? RC, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और चूंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? कार्बोक्सिलेट आयन में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, और तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जबकि फिनॉक्साइड आयन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमें पता है कि जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि फिनॉक्साइड आयन में चूंकि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, कार्बोक्सिलेट आयन में सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रही है, तो इस हिसाब से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा,
और अगर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो गया तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा विद कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा, ये लिखा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यानी फिनॉल ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, फिनॉल से। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो फिनॉक्साइड आयन की ज़्यादा बन रही थी, तो इस हिसाब से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन उल्टा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद में फिनॉल और उसके बाद में एल्कोहल। क्लियर। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए बताता हूँ। देखिए, इस कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप ध्यान से देखिए तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी है। ये C डबल बॉन्ड ऊपर और ये O माइनस है। इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूँ तो देखिए ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड O नीचे आ गया और O माइनस ऊपर चला गया। ये ऐसे था ना, इसको मैं ऐसा कर दूँ तो ये O माइनस ऊपर चला गया और ये C डबल बॉन्ड O नीचे आ गया। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी है, इनकी एनर्जी भी सेम है। तो इस टाइप की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप हमेशा क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में हमेशा क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में। ठीक है, तो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये वर्ड ज़रूर लिख के आना है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या रीज़न है, देखिए अगर मैं बात करूं फिनॉक्साइड आयन की, तो फिनॉक्साइड आयन की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सारे नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक ही बना रहा हूँ। ये O इधर O माइनस का नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दो डंडे ऐसे ही पड़े रहेंगे। इस टाइप से टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, इधर देखिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे A है B है, एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। बना कैसे होगा आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर A का भी हक है और B का भी हक है। चूँकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसलिए सिंगल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन B, इसका मतलब क्या हुआ कि A इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनकी शेयरिंग हुई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर A की टेंडेंसी या पावर ज़्यादा है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज़्यादा है किससे, B से। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है, इसका मतलब A इन शेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी A की तरफ ये शेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पूरे शिफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ A की तरफ खिसक जाएंगे और जैसे ही खिसके तो A के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B से चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं इसलिए B के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको पता है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये बन गया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस पर वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, समझ गए, कोई भारी चीज़ नहीं बताइए। अब इधर देखिए, अगर हम फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए पहले क्या था,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया। किस पे आ गया, कार्बन पे आ गया। और हमें पता है ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ठीक है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा कौन सा चार्ज स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है। और हमें पता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस के थ्रू ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्रेजेंट नहीं होकर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे प्रेजेंट है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही स्टेबलाइज होता है। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चूंकि नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे आ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन सेकंड वाले केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब याद कीजिए हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्या कोई स्टेबल चीज़ अनस्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगी, नहीं होना चाहेगी। क्या कोई अमीर आदमी फ़कीर होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। इसलिए इस फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कम स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आगे की जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे प्रेजेंट होगा, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। क्लियर। तो जब भी क्वेश्चन आए एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल, तो क्या ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एसिडिक है किससे, फिनॉल से। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H+ निकलने से जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉक्साइड आयन की तुलना में। क्या रीज़न है, दो रीज़न है। पहला तो कार्बोक्सिलेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, और दूसरा कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये दोनों रीज़न आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्लियर। अब देखिए तो आपको तो ध्यान क्या रखना है, इन तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। इन तीनों पर बेस्ड भी आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल भी आ सकता है, या फिनॉल वर्सेस अल्कोहल भी आ सकता है। कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा फिरा के आ जाए, थियोरिटिकल आ जाए, कॉन्सेप्चुअल आ जाए, चाहे ऑर्डर बेस्ड आ जाए, आप हर टाइप के क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हो एसिडिटी पर बेस्ड। क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर देखिए, अब अगर आप ये कॉन्सेप्ट के ट्रिक समझ गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एसिडिटी का ऑर्डर ही निकालना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए अब आप समझ गए, इतना तो ज़रूर समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक में रटना नहीं है भैया, है ना, सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इधर दूसरा ले लीजिए, फिनॉल का ही ले लें। ये क्वेश्चन करके बताइएगा। ये 3 कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, इनकी आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये तो आप समझ गए होंगे कि तीनों ही फिनॉल है ना। जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो एक चीज़ सेम होगी, दूसरी चीज़ डिफरेंट होगी। तो चीज़ डिफरेंट है उससे आंसर निकलेगा। सेम क्या है, फिनॉल फिनॉल फिनॉल। डिफरेंट क्या है, इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, NO2 की पोजीशन पे। यहाँ पे NO2 कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पे NO2 का है मेटा पोजीशन पर, यहाँ पे NO2 का है पैरा पोजीशन पर। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कि NO2 का कौन कौन सा इफेक्ट लगता है, पहली चीज़। और ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, पैरा पे कौन सा इफेक्ट लगेगा। और इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूँ, और रेजोनेंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर। अब
इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो 12th बोर्ड लेवल में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। 12th तक तो जो मैंने अभी पहले करवाया था वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसके लिए, ये क्वेश्चन है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो 12th वालों को तो ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। आपको जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के बारे में प्रॉपर जानकारी होगी। तो आप ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। एसिडिटी पर बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन अब आप आसानी से कर लेंगे। तो अगर आप इसी टाइप के वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने इस चैनल के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।